साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था क्षितिज के पटल पर इस बार मैं जिस विषय के साथ उपस्थित हो रहा हूँ वह विषय अपने आप में सामाजिक दृष्टि से घृणा, वितृष्णा और उपेक्षा का है, जिसका प्रयोग करने वाला समाज की दृष्टि में ओछा और गिरा हुआ माना जाता है। मैं जिस विषय की चर्चा करना चाह रहा हूँ या विमर्श के ये जो विषय निर्धारित है वह है गाली। गाली यानी गारी। मैं अपने सभी साहित्यिक मित्रों का इस परिचर्चा में अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए इस विषय को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यह शब्द साहित्य और जीवन में कहाँ से आया होगा कहना कुछ कठिन है। बावजूद इसके लोग हैं कि कुछ तो अनुमान करते ही हैं। और इसी तरह जॉन प्लेट्स नामक एक अंग्रेजी विद्वान हैं, वे अनुमान करते हैं कि गाली शब्द जो है वह प्राकृत के गरिहा शब्द से व्युत्पन्न है। गरिहा से ही अगर हम ध्यान दें तो गांव देहात में जो अधिक गाली बकने वाले लोग होते हैं उनको गरिहर कहा जाता है, यानी खूब गलियाने वाले लोग। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो निरंतर इसका प्रयोग करते हैं। यह उनके जीवन का एक अंग बन गया है। और मुझे एक तुकबंदी याद आ रही है जो बचपन से सुनते आया कि लेने से इनकार नहीं और देने को तैयार नहीं, कौन भला है इस दुनिया में जो पैसे का यार नहीं। तो यह बात तो पैसे के संदर्भ में कही गई। ठीक इसके उलट गाली के संबंध में कहा जा सकता है कि देने से इनकार नहीं और लेने को तैयार नहीं। यानी कोई भी स्वयं गाली सुनना नहीं चाहता है, लेकिन दूसरे को गाली वह जरूर ही सुनाता है। भारतीय जनता पार्टी की एक कॉरपोरेटर और सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिला प्रगति पाटिल ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और उसमें आग्रह किया कि नारियों को गाली का विषय बनाने के खिलाफ कोई कानून बने, ताकि नारियों को जो अपमानित करने का यह रास्ता है वह बंद हो। अब तो ऐसा हुआ है कि द गाली प्रोजेक्ट करके मुंबई में एक संस्था कार्य कर रही है या एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है, जिसमें नेहा ठाकुर और तमन्ना मिश्र हैं जो गालियों पर शोध कर रही हैं। यानी गालियों को कैसे सॉफ्ट बनाया जाए, कोमल बनाया जाए, वे नारी शरीर को अपमानित करने के लिए प्रयुक्त नहीं हों, उनका कुछ दूसरा रास्ता निकले, इस पर कार्य किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। आज विमर्श का विषय है कि यह गाली जीवन में कितनी व्यापक है, यह किस किस रूप में कार्य करती है, यह हमारे लिए और हमारे समाज के लिए इसका क्या कहें कि नकारात्मक योगदान है, इसी पर हम चर्चा आज करना चाहते हैं। गाली शब्द समाज में या प्रयोग में कैसे आया होगा, इस पर अगर विचार करें तो एक बात समझ में आती है कि आदिम युग में मनुष्य प्राकृत अवस्था में था, प्रायः नंग धरण था। स्त्री पुरुष नर नारी दोनों एक दूसरे के प्रति सामान्य प्राकृतिक आकर्षण का अनुभव करते थे और प्राकृतिक
इच्छा या प्रकृति की प्रेरणा अनुसार वे एक दूसरे के संपर्क में आते थे, एक दूसरे का सबसे समागम करते थे। नारी और पुरुष के जननेंद्रिय में मौलिक रूप से फर्क है। नारियां गर्भ धारण करती हैं, 9 महीने तक गर्भ अपने अंदर रखती हैं और शिशु को जन्म देती हैं। पुरुष सिर्फ काम क्रीड़ा में अपनी भूमिका निभाता है या सहवास में भूमिका निभाता है। तो पुरुष के जो जननेंद्रिय हैं और स्त्रियों के जननेंद्रिय हैं, उनमें मौलिक भिन्नता है। पुरुष के जननेंद्रिय की ऐसी विशेषता है कि वह बलात्कार कर सकता है। पुरुष को जब ऐसा भान हुआ कि उसमें यह शक्ति है, तो उसने अपने इस पुरुषार्थ का दुरुपयोग किया और कई बार उसने नारियों को अपमानित करने के लिए अपने इस अंग का प्रयोग किया। कालांतर में इसे बहुत ही गर्हित माना गया और पुरुषों ने भी स्वीकार किया कि यह उचित नहीं है। तो इस रूप में हम कहें कि नारियां पुरुष के अत्याचार, बलात्कार या उनके अपमान का विषय शुरू से रही। लेकिन गालियां सिर्फ स्त्री शरीर को से संबंधित ही नहीं हैं, गालियों के और भी कई प्रकार हैं। कुछ गालियां ऐसी भी होती हैं जो स्वागत योग्य होती हैं, जो अगर नहीं दी जाएं तो लोगों के मन में पीड़ा होती है। जैसे मिथिलांचल प्रदेश में, बिहार, उत्तर प्रदेश में शादी जो जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म है या संस्कार है, वे गालियों के बिना पूर्ण नहीं होते हैं। क्योंकि जो अतिथि होते हैं, जो पाहुन होते हैं, जो समधी होते हैं, जो बाराती होते हैं, वे अपेक्षा करते हैं कि दुल्हन पक्ष की ओर से उनको कुछ गालियां सुनाई जाएं। और खासकर जेवनार के समय जब वे मड़वा में बैठते हैं भोजन के लिए, तो जितने रंग बिरंग की गालियां उन्हें सुनाई जाती हैं, वे उतने ही प्रसन्न होकर भोजन का स्वाद लेते हैं। तो यह तो एक अलग विषय होता है कि कुछ गालियां स्वागत योग्य होती हैं, जिनके बिना जीवन का रंग कुछ फीका और उदास सा लगता है। हम अगर वैदिक, पौराणिक और संस्कृत साहित्य पर दृष्टि डालें तो प्रत्यक्ष रूप से हमें गालियों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। महाभारत तो एक युद्ध का अध्याय वाला आख्यान है। इतने युद्ध हैं, क्रोध हैं, आक्रोश हैं, बदले की भावना है, लेकिन कहीं भी कुछ ऐसी गाली नहीं है या ऐसे शब्द नहीं है जिनको हम गाली कहें या एब्यूजिंग लैंग्वेज कहें। फिर देश देश में गालियों की अपनी मान्यता है। जैसे कहीं भारतवर्ष में जो सबसे नज़दीकी संबंधी हैं, उनके साथ के शारीरिक संबंधों को लक्षित कर गालियां दी जाती हैं। ये सबसे बुरी गालियां हैं। यूरोपीय देशों में जो गंदी वस्तुएं हैं, उनका अगर नाम लिया जाए, जैसे टट्टी है, रविश है, आदि शब्द, ब्लडी है, इस तरह के शब्द का प्रयोग अगर किया जाए तो इसको वे भयंकर अपमान या गाली के रूप में महसूस करते हैं। संस्कृत में दुष्ट, कृपण, साहसी, दास्यपुत्र, गुरु पत्नीगामी जैसे शब्द मिलते हैं, लेकिन उन्हें गाली नहीं कर सकते। बावजूद इसके उस समय अगर किसी को दुष्ट, कृपण, साहसी कहा जाता था तो इसी में वे अपमान बोध महसूस करते थे। पुरुष अपने सामने स्त्री को बराबर हेय दृष्टि से देखता रहा और इस कारण वह उनको अपमानित करने के तौर तरीके भी अपनाता रहा। हम कहें कि गालियों के कई तरह के प्रकार भी बन गए हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ गालियां हैं जो सगे संबंधियों से यौन
संबंध विषयक हैं, कुछ गालियां हैं जो जाति और नस्ल को लक्षित करके या उनका नाम लेकर दी जाती हैं, कुछ गालियां हैं जो शरीर के अंग विशेष का उल्लेख करके दी जाती हैं, कुछ गालियां ऐसी हैं जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा का एक अंग बन गई हैं और उनको हम जीवन में खुशी और आनंद के विषय के रूप में लेते हैं। मनोवैज्ञानिक रिचर्ड स्टीफेंस ने ऐसा बताया कि दरअसल गालियां हम देते हैं, बेलगाम देते हैं, और जब देना शुरू करते हैं तो फिर रुकते भी नहीं, आक्रोश में देते हैं। उनका कहना है कि हमारे जुबान का जो कंट्रोल सिस्टम है वो दो तरह से है। एक तो सामान्य जीवन में जो हम कुछ बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, उनका कंट्रोल है, जो सजग कंट्रोल क्षेत्र है, उस पर दिमाग का नियंत्रण होता है। लेकिन गालियां जिस स्थल से उत्पन्न होती हैं वे फिर समाप्त हो जाती हैं, उन पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार गालियां एक प्रकार से क्षणिक आक्रोश में पैदा होती हैं। गालियों के कुछ फायदे हैं, ऐसा भी मनोवैज्ञानिक मानते हैं। वे कहते हैं कि दो पक्ष अगर बहुत तनाव में होता है तो सबल पक्ष जो होता है अत्याचार कर सकता है, शारीरिक रूप से उत्पीड़ित कर सकता है, लेकिन निर्बल पक्ष जो है वो क्या करेगा, तो वो प्रतिक्रिया रूप में कुछ गालियां देकर अपने तनाव कम कर लेता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि गालियां व्यक्तियों के बीच के तनाव को शिथिल करती हैं। जैसे दोनों तरफ से आक्रोश है, लगता है कि मारपीट की नौबत आ जाएगी, कुछ भयानक और अप्रिय दृश्य पैदा हो जाएगा, लेकिन इस बीच जब गालियों का आदान प्रदान होता है तो दोनों तरफ का मानसिक जो ज्वार है, उद्वेलन है, वो शिथिल होता है और दोनों एक संतुष्ट हो जाते हैं या दोनों का मनोभाव ढीला पड़ जाता है। मेलिसा मोर नाम की एक विदुषी ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्वेरिंग नाम की पुस्तक लिखी। साथ ही उसने एक और पुस्तक लिखी जिसमें गालियों पर विशेष रूप से चर्चा होती है, और उस पुस्तक का नाम है एगेंस्ट आवर विल, मैन, वीमेन एंड रेप। तो इसने इस पर विस्तार से विचार किया और कहा कि गालियां 3 परिस्थितियों में देने का रिवाज होता है। गालियां एक प्रकार से मानसिक विरेचन का कार्य भी करती हैं, कैथेरिसिस का काम करती हैं, यानी हमारे मन में जो विकृति है, जो गंदगी है, उस विकृति और गंदगी को वे अलग कर देती हैं। अरस्तु का एक विरेचन का सिद्धांत है, कैथेरिसिस का, प्रिंसिपल्स ऑफ कैथेरिसिस। संस्कृत में कहा गया कि पूरे तड़ाकस्य परिवाहो प्रतिक्रिया, यानी जब तालाब में गंदगी जमा हो जाती है, कुएं में गंदगी जमा हो जाती है, तो हम उसकी सारी कीचड़ को उलीच कर बाहर निकालते हैं। ठीक गालियां भी मन की एक गंदगी है, कीचड़ है, और जब उसको व्यक्ति प्रयोग में ले आता है, शाब्दिक उपस्थिति में ले आता है, तो उसके मन का ताप हल्का हो जाता है, यानी कैथारिसिस की प्रक्रिया हो जाती है और मन का उत्ताप धीमा पड़ जाता है। दूसरा है कि दर्द और कुंठा दूर करने के लिए ऐसा प्रयोग में देखा गया कि जो लोग बहुत गालियां बकते हैं उनमें दर्द सहने की क्षमता अधिक होती है, और प्रयोग रूप में ऐसा पाया गया कि जो ज़्यादा गाली बकते हैं उनमें दर्द प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। और एक प्रकार से इन विद्वानों ने गाली को एक तरह का पेन किलर या दर्द निवारक भी माना है। इतना ही नहीं, कहा कि खुशी जाहिर करने के लिए भी गालियां दी जाती हैं। जैसे 2 मित्र के बीच आपस में संवाद होता रहता है और
वे बीच बीच में एक दूसरे के लिए साले, बेहुदे, हरामी, डोल्ट जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ कोई ज़्यादा गंभीर विषय नहीं होता है या उनके मस्तिष्क में कोई विकार नहीं होता है, लेकिन वे सहज रूप में इसका प्रयोग ऐसे करते हैं मानो यह इस शब्द के उच्चारण से उन्हें कुछ खुशी प्राप्त हो रही हो। लोक भाषाओं में भी कई बार गालियाँ प्यार जताने के लिए दी जाती हैं, तो इस रूप में भी गालियों का प्रचलन होता है। अब साहित्य में, जैसे हिंदी साहित्य में राही मासूम रजा को लें तो राही मासूम रजा के उपन्यासों में गालियों का खुलकर प्रयोग हुआ है। उनका कहना है कि हमारे पात्र जिस सामाजिक मानसिक मनोदशा में हैं, उनमें अगर गालियां नहीं आवें तो फिर उनके जीवन को सामान्य नहीं माना जाएगा। ऐसा अनुमान किया जाता है कि भले ही वेद, पुराण, उपनिषद या संस्कृत साहित्य में, ग्रंथ में गालियां नहीं हैं, लेकिन लोक जीवन में गालियां रही होंगी, क्योंकि लोक जीवन का रास्ता अलग है। आज भी हम गांव देहात में देखते हैं कि कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने छोटों से बात करते हैं तो प्रायः साले, ससुर, ससुरा इत्यादि शब्द का प्रयोग वे शकुंतकिया के रूप में करते हैं, या उनको ऐसा करने से कुछ आनंद या एक प्रकार की मुक्ति का अनुभव होता है। तो गालियां कई बार शौक से दी जाती हैं, और प्रायः जब पूछा जाता है, कुछ फिल्मों में, कई फिल्में ऐसी हैं जिनमें पात्र धुआंधार गालियां देते हैं। अब ऐसा भी एक प्रचलन है, लोग कहते हैं कि अधिकांश गालियां पुरुषवाचक हैं या पुरुषों के द्वारा निर्मित है। बात भी सही है, स्त्रियों के हिस्से में गालियां स्त्रियों के हिस्से में देने के लिए गालियां नहीं हैं, वे भी उन्हीं गालियों का प्रयोग करती हैं जो पुरुष करते हैं, और वे गालियां वे स्वयं अपने ही शरीर के खिलाफ देती हैं। जैसे वह किसी को माधरचोद कहती हैं, वह किसी को साला कहती हैं, वह किसी को चूतिया कहती हैं। तो इस तरह की ये जो गालियां वो दे रही हैं, उनका अंतिम लक्ष्य तो उनका ही शरीर है। यानी अब जो संभ्रांत युवतियां हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का जीवन जी रही हैं, वे इंग्लिश में MC, FC जैसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। जैसे हिंदी में जब हम मादरचोद कहते हैं, बाप चोद कहते हैं, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग वे इंग्लिश में MC और FC करके करती हैं, जो उनके ही खिलाफ हैं। यानी गालियों का जो ढांचा है, इसकी जो संरचना है, यह पुरुष निर्मित है। यानी पुरुषों ने नारी अंगों को लक्षित करके उन्हें अधिक से अधिक अपमानित करने की दृष्टि से ये गालियां सृजित की, और इनके सहारे वे अपमानित करने का कोई भी रास्ता छोड़ना नहीं चाहते। आज स्त्रियां उन्हीं गालियों को अपना रही हैं। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि ये गालियां हमारी मानसिक विकृति के भी सूचक होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गालियां जो हैं सामाजिक रूप से भाषा का आक्रामक तेवर है। ठीक है, आक्रामक तेवर है, लेकिन इससे कई बार बड़ी ही असामान्य और कहें कि अशोभनीय स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गालियां जो हैं वे एक तरह से समाजवादी संरचना के अंतर्गत आती हैं और वे सामंतों के खिलाफ हैं। लेकिन गालियां सचमुच एक बेतरतीब जीवन शैली की द्योतक है। गाली न देना तरतीब, यानी हम अपने मस्तिष्क से अपनी जुबान पर नियंत्रण रख रहे हैं, तरतीब है, वो कंट्रोल है। लेकिन गालियां बेतरतीब होती हैं। वैसे गोपियां छेड़छाड़ करने पर कृष्ण को भी गालियां देती थी। कृष्ण ने कभी उसको ज़्यादा बुरा नहीं माना होगा, लेकिन वे गालियां अलग तरह की थी। संदीप सिंह कहते हैं
कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो गालियां ना देता हो, यानी गालियां तो सब न कोई देता है। लेकिन एक बात है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे, जो ज़्यादा शालीन, जो ज़्यादा सभ्य और सुसंस्कृत माने जाने वाले समाज के लोग हैं, वे गालियों का प्रयोग अधिक करते हैं। कारण कि जो भी उनसे नीचे हैं, मातहत हैं, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, उनको अपने नियंत्रण में रखने के लिए या अपना रुतबा, अपना हौसला अफजाई करने के लिए वे प्रायः गालियाँ देते हैं। इसीलिए मालिक नौकर को ससुरा, साला इत्यादि शब्द बार बार बोलता है। एक और बात जो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि जो खुलकर गालियां देने वाले लोग हैं वे खुलकर बोलने वाले भी होते हैं, लेकिन एक शालीन लोगों का वर्ग है जो अपशब्द नहीं बोलते, गालियां नहीं देते। उनको लगता है कि गालियां देना एक प्रकार से उनके चरित्र का ओछापन दिखलाएगा, लेकिन इस प्रकार का लोग किसी गलत कार्य का विरोध करने का भी साहस नहीं करते। इसलिए जहाँ सभ्य सुसंस्कृत लोग बैठेंगे वहाँ आपस में जब विचार विमर्श होगा तो चाह कर भी कोई एक दूसरे का विरोध नहीं करता, क्योंकि वह अशालीन होगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो फूहड़ मानसिकता का हो, जो इस सब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो खुलकर विरोध कर सकता है, उसमें इतनी हिम्मत होती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज़्यादा शालीनता भी जीवन को कुछ ज़्यादा तनावग्रस्त बनाती हैं। तो ऐसी स्थिति में गालियाँ तनाव मुक्ति का एक मार्ग या एक रास्ता भी प्रशस्त करती हैं। हम ऐसा देखते हैं कि लोग प्रायः गाली को एक अस्त्र के रूप में स्वीकारते हैं, या कहें एक मारक प्रहारक वस्तु के रूप में मानते हैं। लेकिन कई बार गालियाँ मानसिक संतोष और मानसिक परितृप्ति का विषय बनती हैं। जो मिथिलांचल में शादियां होती हैं, उन शादियों में स्त्रियां जी भर के गालियां देती हैं, उसको कोई भी बुरा नहीं मानता। ठीक उसी प्रकार फागुन के महीने में होली में बड़े बूढ़े सयाने स्त्री पुरुष सभी स्वतंत्र होते हैं और हंसी मजाक और गालियों का दौर विस्तार से चलता है, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होता है। शादी विवाह में जो गालियां होती हैं वो स्त्रियों की ओर से होती हैं, पुरुष गाली नहीं गाते, स्त्रियां गालियां गाती हैं। इसका भी कारण है, अमूमन साल भर स्त्रियां पर्दे के पीछे रहती हैं, घरों में रहती हैं, उनके मस्तिष्क पर एक सोशल कंट्रोल होता है। लेकिन शादी विवाह के अवसर जो होते हैं वहाँ उन पर का नियंत्रण ढीला हो जाता है और वे अपने मन की सारी भड़ास निकाल लेती हैं। एक प्रकार से यह उनकी सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी दोनों ही भावना को तृप्त करती हैं। एक गीत प्रायः मिथिलांचल में शादी विवाह के समय में चलता है जो गाली से संबंधित है। स्त्रियां आपस में जब दूल्हा घर पर पहुंचता है, ससुराल में आता है शादी के लिए, तो स्त्रियां गाती हैं, सुनु सखी एक अनुपम घटना, अजगुत लागत भारी है, खीर खाए बालक जन मावल, अवधपुरी के नारी है। यानी खीर खाकर बच्चा पैदा करने की क्षमता अयोध्या की नारियों में है। यह बात होती है इसलिए क्योंकि राजा दशरथ ने जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था उसमें ऋषि ने जो एक परिपाक बनाकर खीर का रानियों को खिलाने के लिए दिया था, और उसके बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए थे, इसी का उल्लेख है। इतना ही नहीं,
विवाह में सम्मिलित जितने भी वर पक्ष के लोग होते हैं उनका अलग अलग नाम लेकर उन संबंधों की चर्चा करके गालियां दी जाती हैं। जैसे बड़ा मजा आया चने के खेत में एक गीत है, और इसकी पंक्ति के साथ नाम ले लेकर संबंधों का जिक्र कर करके किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की फुआ इत्यादि इत्यादि के विषय में गालियां दी जाती हैं, और लोग इसको बड़ा ही आह्लादित होकर सुनते हैं, इसका आस्वादन लेते हैं। और कहा कि इतना ही नहीं, समधि के अंग प्रत्यंग की जो विशेषताएं हैं उनको लेकर भी कुछ गालियां चलती हैं। और जैसे अब भोजन के समय जब मड़वा पर लोग बैठकर करते हैं तो उस समय स्त्रियां गाती हैं कि चटनी पूरी चटनी पूरी, चटनी है आमचूर की, खाने वाला समधी मेरा सूरत है लंगूर की। लेकिन इस तरह के शब्द जो गाली जैसे हैं, बावजूद इसके ये आह्लाद और प्रसन्नता के विषय होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गालियां यद्यपि वर्जित हैं, बावजूद इसके हर कोई इसके प्रयोक्ता होते हैं। और बल्कि हम यह कह सकते हैं कि कई बार अपने तबके के लोगों में हम गालियां वितरित करते हैं, एक दूसरे के प्रति एक्सचेंज करते हैं, लेकिन अपने से बड़े लोगों के सामने जब होते हैं तो हम अपने पर नियंत्रण कर लेते हैं। यानी हमको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वह उचित नहीं है, या ये शब्द समाज में वर्जित हैं, बावजूद इसके ये प्रचलित हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह एक अनिवार्य रोग जैसा है। यह अलग बात है कि संसार में और ख़ास करके भारत में गालियां जो हैं स्त्री शरीर के प्रति अपशब्दों का, अश्लील शब्दों का बृहद पैमाने पर प्रयोग के रूप में पाई जाती हैं, जो कदापि उचित नहीं है। पुरुष प्रधान समाज ने ये गालियां अपनी ओर से स्त्री शरीर को अपमानित करने, उनका मानसिक उत्पीड़न करने के लिए सृजित की। आज उनमें पर विचार किया जा रहा है, और मेरा सुझाव यही होगा कि लोग अब शब्दों से बचें। स्त्रियां भी प्रतिक्रिया रूप में जो गालियां दे रही हैं वे भी उनकी ही हैं। यानी मनुष्य को मृदुभाषी होना चाहिए, प्रिय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हम ऐसे शब्दों से बचें जो किसी दूसरे के मन को, मस्तिष्क को कष्ट पहुंचाते हैं। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो किसी के लिए अपमान का सूचक हो। इस रूप में हम कहें कि गालियां सामाजिक विकृति है, मानसिक विकृति है, वैयक्तिक जीवन का एक कृष्ण पक्ष है। उस कृष्ण पक्ष को हम उचित शब्दों से रिप्लेस करें, उनकी जगह पर हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। आज के युग में बहुत सारे लोग हैं जो गालियों के विकल्प के रूप में कुछ नए शब्दों को लाना चाह रहे हैं, जिसमें विज्ञान और तकनीक और सामाजिक उपयोग से जुड़ी वस्तुएं हैं और जो भी हो, लेकिन गालियों का एक बड़ा ही रोचक और विचित्र सा इतिहास है। ये हर युग में किसी न किसी रूप में प्रयुक्त होता रहा है, लेकिन हम ऐसे शब्द प्रयोग से निश्चित रूप से अपने को अलग रखें जो किसी के मान सम्मान को चोट पहुंचाते हैं और जो उनके मन में वितृष्णा का भाव पैदा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम साहित्यकार मित्रों का इस परिचर्चा में एक बार नमन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं और क्षितिज के आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस जीवंत विषय को उठाया है जो समाज में हर जगह परिव्याप्त है, लेकिन
यह समाज के लिए स्वस्थ संदेश नहीं देता है, तो निश्चित रूप से इसके द्वारा इस परिचर्चा का रूप कुछ ऐसा होगा कि गालियों पर विस्तार पूर्वक विचार होगा और फिर इसके लिए कोई एक सुरक्षित मार्ग का निर्देशन भी होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।